आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यामा RX 100 के ब्रेक शू के बारे में और इसके ब्रेक सिस्टम के बारे में और इसके ड्रम ब्रेक के बारे में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात कह दूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपने सब्सक्राइबरों के बीच में पोलिंग कराई है कि बहुत से लोग इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं और मुझसे पूछते भी हैं अक्सर इसका प्राइस क्या है। और मैंने अभी तक इतनी वोटिंग नहीं देखी जितनी इस विषय पे देखी है। और जहाँ तक मैं 100% वोटिंग की बात समझ रहा हूँ, यदि अगर हो भी गई तो उसमें से मोटा मोटी 70% लोग चाहते हैं कि ये ना बिके। उनके कमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं और वो उसके साथ अपना कमेंट भी भेज रहे हैं कि किस तरह से इस बाइक को जो है उन्होंने बताया कि ये यादों से जुड़ी हुई है। और कुछ ने बोला है कि बेचने के बाद कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ पछतावे के अलावा, कि एक चीज़ थी वो गई हाथ से। खैर एनीवे, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन कुछ 30% लोग ऐसे भी हैं जो इस बाइक को ख़रीदना भी चाहते होंगे या वो इस फेवर में है कि ये बाइक बेची जाए। तो उनका भी वेलकम है इस चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं, वो शर्माए ना, वो आगे आकर के बता सकते हैं। और मैं उनसे ये पूछूंगा कि वो इसी बाइक को क्यों ख़रीदना चाहते हैं। तो उन लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा कि इन सब के बातों के जो भी जवाब हैं वो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को देखते रहें और ये ध्यान रखें कि ये बाइक वो बाइक नहीं है जो आप दूसरी यामा RX 100 समझ रहे हैं। इस बाइक का अपना कुछ महत्व है, इसलिए ख़रीदने से पहले अपने को मजबूत कर लेना। तो चलिए एनीवे, मैं आपको आगे की वीडियो में ले चलता हूँ और आप लोगों का एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस किसी भी शख्स के पास इस तरह का अगर लॉक है बाइक में, इसको हेलमेट लॉक कहा जाता है और ये चेसिस के साथ एम्बेडेड होता है, अगर किसी के पास है तो वो कृपया करके मुझे बताएं कि उनका मॉडल कब का है या किसी के पास है भी या नहीं। क्योंकि मैं इसके विषय में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसकी विशेषता के बारे में जब बताऊंगा तब इस टॉपिक के अंदर ये भी कवर करूंगा। तो जिसके पास भी ये चीज़ है तो वो मुझे एयर और अपनी गाड़ी के बारे में बताए कि उसके पास ये चीज़ अवेलेबल है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ RX 100 के ब्रेक्स के लिए। देखिए RX 100 के अंदर जो ये मॉडल बने हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी वाइज इनको कन्वेंशनल ब्रेक्स कहा जाता है। कन्वेंशनल का मतलब है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है स्टार्टिंग से। और इन ब्रेक्स का बहुत बड़ा महत्व है इसके पीरियड में, क्योंकि आप बिगिनिंग से देखेंगे तो यामा के अंदर जितनी भी बाइक्स बनी हैं ओल्ड, मैक्सिमम ये ब्रेक्स उनमें आपको मिलेंगी। और इन्हीं ब्रेकों के साथ ये बाइक लॉन्च की गई थी। इसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं थी। बाद के पीरियड में कुछ लोगों ने R&D करके
इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगा ली हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने परसेंट कामयाब है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने शुरू से आज तक इसको 100 सीसी और 100 की स्पीड पर चलने वाली बाइक ही माना है। और इस ब्रेक को इसका एक साथी मान लिया कि मुझे इसी ब्रेक पे ही काम करना है। तो ये जो ब्रेक सिस्टम है ये अपने स्पीड के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही बना हुआ है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी इन बातों का जिक्र किया है कि आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेक्स रिस्की भी बहुत हैं हाई स्पीड पे, और ये ब्रेक्स अपना साथ भी निभाती हैं पूरी लाइफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनीज़ के विषय में क्या कहती हैं और कब कब आपको इसकी सर्विसिंग करानी चाहिए, और मेरा एक्सपीरियंस इन ब्रेकों के साथ क्या है, और अब जो बाइक्स में ब्रेक सिस्टम आ रहे हैं, यानी कि जो मैं कंपनीज़ को यूज़ करता था ब्रेक शू को, तो अब कई कंपनीज़ आ रही हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं जिस कंपनी के ब्रेक शू को यूज़ करता था उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती थी, और मैं हाई स्पीड पे कहाँ पे सेट करता था अपनी ब्रेक्स को। तो आप मेरे को एग्ज़ाम्पल मान करके खुद भी वो फॉलो कर सकते हैं सिस्टम। अगर आपके पास RX 100 है तो उस सिस्टम को आप भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कई आगे की बाइक्स में जो मॉडल्स इन्होंने चेंज किए, तो ये सिस्टम इन्होंने बरकरार रखा। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको टेक्निकली अगर आप किसी बुकलेट में देखते हैं तो इसको ड्रम ब्रेक सिस्टम कहते हैं, और जो आधुनिक अब जो चल रही हैं मॉडर्न स्टेज में उनको आप डिस्क ब्रेक कहते हैं। लेकिन इसके मेंटेनेंस में जो बातें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप सर्विस कराने जाते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने टाइम के बाद अपने सर्विसिंग को कराने जाते हैं। मैं किलोमीटर के हिसाब से अगर मान के चलूं तो कम से कम 3000 किलोमीटर अगर आप बाइक चला लेते हैं तो एक बार इसको सर्विस में चेक ज़रूर करवा लें। यदि आपको लगता है कि 3000 किलोमीटर से पहले ही आपकी बाइक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही ब्रेक से, तो आप उसको पहले चेक करवा लें या उसकी सर्विसिंग करवा लें। अदरवाइज़ महीनों के हिसाब से भी अगर आप चलाते हैं ज़्यादातर, तो मैं मान के चलता हूँ कि चौथे महीने में यानी कि 4th मंथ के बाद आपको ये सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपका जो चाल चलन इसके ऊपर स्पीड के ऊपर है, उसको यही प्रोटेक्ट करता है। और ये अगर दुरुस्त नहीं होगा, ये अगर हेल्दी नहीं होगा सिस्टम, तो ये आपको कहीं पे भी धकेल सकता है। तो मैं जब भी जाता था अपने बाइक के सर्विस के लिए तो मैं इनको ज़रूर खुलवाता था। ये उसके कार्यकाल में मस्ट होता था, और उसको खोलने के बाद आपको दिखेगा क्या, अंदर एक घिसा हुआ कचरा। जब भी आप ड्रम खुलवाएंगे ना तो काले रंग के ब्रेक शू होंगे, और उसका जो चूरा होता है यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं घिसे हुए, वो सारे आपको उसमें गिरे हुए मिलेंगे। तो अब उसमें आपका जो कारीगर है वो सबसे पहले तो उसके ड्रम को साफ़ करेगा, धोएगा, और उसके बाद आपके जो ब्रेक शू है उनको
रेगमार से साफ़ करेगा, और तब तक साफ़ करेगा जब तक कि उनका ऊपर से कालापन हट ना जाए और एक रफ़ सरफेस ना आ जाए। तो इस तरह से आप अपने ब्रेक शू को साफ़ करवाएं और उसके बाद उसको दोबारा इंस्टॉल करवा दें। तो जब आप ये साफ़ करवाएंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है ब्रेक्स की, वो कम से कम नहीं तो 40 से 50% उस समय से पहले से, जो सर्विस से पहले का कार्यकाल है उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आप थोड़ा सा भी ब्रेक लगाएंगे वो इमीडिएटली ब्रेक मारेगी, और धीरे धीरे क्या है कि वो फिर जब इतने किलोमीटर चल जाएगी वो फिर दोबारा से प्लेन सरफेस में बन जाएगी और दोबारा से फिर उसको सर्विसिंग कराना होगा। तो ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। अब करना ये होगा कि जब भी आप ये सर्विस कराते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसके ब्रेक के अंदर जो ब्रेक शू में जो स्प्रिंग होता है, सबसे पहले वो प्रेस होता है और उसके बाद ब्रेक लगना शुरू होती है। आप जो ब्रेक लीवर जब दबाते हैं यहाँ से, तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आगे आने के बाद काम करता है। जनरली क्या होता है कि जब, ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और सर्विस के बाद, और जो कारीगर है उसको आपके हाथ सुपुर्द कर देता है कि अब बाइक ले जाओ, आप चेक कर लो और बताओ कोई कमी तो नहीं है, तो आप देखेंगे वो सिस्टम 40-50 के आसपास सेट करके देते हैं। अब क्योंकि ये हाई स्पीड बाइक है तो इसको 70-80 पे भी दौड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70-80 के लिए वो ब्रेक शू बिल्कुल स्पेसिफिक ट्यून्ड होने चाहिए, तभी वो काम करेंगे उस स्पीड पे। अदरवाइज़ वो इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना कि आप सोच रहे हैं। सबसे पहले तो करना ये होगा कि आपको हैंड ब्रेक जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्यून कराना पड़ेगा। और होता ये है कि जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे मैनुअली, आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ये स्क्रू जो है इसको, ये लूज़ होता है, इसको आप ये खोल सकते हैं ऐसे, और इसको आप प्ले में ऊपर करेंगे तो ये टाइट होता जाएगा, और उसके बाद ये लीवर को ऊपर कर देगा और यहाँ से आप टाइट कर दें। इस तरह से ये ब्रेक आपके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आगे के पहिए को चला लें कि वो इसके साथ टकराए ना, नहीं तो इंजन पे इफ़ेक्ट आएगा। और दूसरा, सिमिलरली जो पीछे की ब्रेक्स हैं वो चलते चलते कभी आपको लगे कि ज़्यादा लूज़ हो गई है, तो आपको पता होगा कि पीछे भी एक स्क्रू होता है, ये नट है, यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों पहिए यानी कि दोनों व्हील्स को आप सेट कर सकते हैं ब्रेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा, आपकी ब्रेक, ये एक ऐसा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि यदि आपकी ब्रेक इतनी घिस गई है कि आप सर्विस पे जा नहीं पाए हैं और आपका जो रूट है वो थोड़ा स्पीड को बढ़ा भी सकता है, यानी कि आप उस पर 70-80 चला भी सकते हैं, तो आप जोखिम में ना जाएं। आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप एक पानी की बोतल लीजिए और इस जगह पर, ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ से आप पानी डाल दीजिए। इससे होगा ये कि जो ब्रेक शू है वो स्लिप नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो अपने ग्रिप में आ जाएगा। और सिमिलरली पीछे के जगह पे भी अगर आप पानी डालते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद जैसे सूखना शुरू होगा तो उसमें जो चिकनापन आ चुका है वो पानी उसको जो है ना थोड़ा सा रफ़ कर देता है और उसको रोकने की जो उसकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बढ़ा देता है।
तो ये तो एक पॉइंट मैंने बताया कि इमरजेंसी में यदि आपकी ब्रेक इतनी फेल है या लूज़ है तो आप कर सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको जाके फिर या तो सर्विस कराएं या उसको चेंज करवाएं। अब इस विषय में कंपनी क्या कहती है? देखिए, कंपनी कहती है कि आपका अगर ब्रेक शू अगर आप मेज़र करेंगे तो वो 2 mm तक आ जाता है कंपनी के हिसाब से। कई लोग तो 1 mm तक भी यूज़ करते रहते हैं। अगर 2 mm आ जाता है तो आप उसको निकाल के हटा दीजिए, कंपनी तो ये कहती है। लेकिन मैंने देखा है लोग उसके बावजूद भी उसको घिस घिस के लगाते रहते हैं। तो अगर आप कंपनी की माने तो आप उसको 2 mm तक हटा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग आप कम जानते होंगे, ये जो ड्रम है, ये पूरा के पूरा जिसमें ये आपकी स्पोक्स लगी हुई हैं, इसकी भी एक कैलकुलेशन है। और वो कैलकुलेशन ये है कि ब्रेक ड्रम वेयर लिमिट जो है वो 131 यानी कि 131 mm से अगर आप मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, अगर ज़्यादा आ रही है तो कंपनी कहती है उसको उठा के निकाल दीजिए। ये आपको डिपेंड करता है कि आपका मेटल कैसा है और कितना घिसा है, क्योंकि मैंने मेटल के ऊपर बहुत डिस्क्राइब करके आपको वीडियो बना रखी थी पीछे, द सीक्रेट ऑफ यामा RX100 पार्ट्स के नाम से। जो इंडियन वर्जन के ड्रम्स होंगे वो जल्दी घिस जाएंगे। जो जापानीज़ होते हैं ना, उनकी मेटल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। इनके अंदर ग्रूव्स होते हैं जो ब्रेक जब हम लगाते हैं तो उसके साथ टकरते हैं और उसको ग्रिप में रखते हैं, और ग्रिप में रख रख के उसको ब्रेक को फंसा देते हैं। जैसे डिस्क ब्रेक होता है, मान लो ये उसका बहुत ही न्यूनतम स्तर है, मतलब सिस्टम सेम है, ये उसको फंसा के रोक देता है। अगर वो रफ़ और चिकना हो गया परमानेंटली तो आपके नए से नए ब्रेक शू भी जो है ना वो नहीं लगेंगे, उसमें ब्रेक लगाएंगे ही नहीं ठीक तरह। मतलब आप सोचेंगे कि लग रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता चलेगा कि ब्रेक इसमें कितनी अच्छी लग सकती है। तो याद रहे कि अगर इतना ड्रम आपका घिस गया है तो आपको चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं। 131 mm 131 mm अगर वो डायमीटर उसका आ जाता है तो वो घिस जाता है, उसके बाद उसको हटा दो। तो जहाँ तक मैंने अपनी बाइक को रखा हुआ है, मेरे ड्रम अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे ही पड़े हैं और ब्रेक्स ठीक ठाक लगती है, बशर्ते कि इसकी एडजस्टमेंट ज़रूर करूं। और वो एडजस्टमेंट क्या है मैंने आपको बताया, जैसे मैंने भी स्क्रू का डेमोस्ट्रेशन दिया और पीछे आगे का। मेरे कारीगर मुझे जब बाइक देते थे कि भाई इसको ले जाओ, तो मैं जब टेस्ट ट्रायल करके आता था तो उसको पता मैं क्या मांगूंगा और वो ब्रेक को टाइट करता था। मुझे उससे ये कहना होता था कि भाई ब्रेक शू चाहे नए डालो चाहे उसकी सर्विस करके उसको वापस डालो, मुझे 70 to 80 के आसपास बाइक इमीडिएटली रुक जानी चाहिए। और 80 से ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता था बाइक को चलाना, क्योंकि उसके बाद थोड़ा रिस्क हो जाता है। वो बहुत कम चांसेस और बाइक के रोड के ऊपर है कि भाई आपको क्लियर मिला और आपको अच्छी सर्विस और परफॉर्मेंस दे रही है बाइक, तो आप दौड़ा सकते हैं। तो उसको ये पता था कि मैं इतनी स्पीड पे ये अलाइनमेंट मांगूंगा, तो वो खुद ही कर देता था और ये आदत बनी हुई थी मेरी और उसको पता थी। तो तब से गाड़ी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी मेंटेनेंस क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेंटेनेंस ये है कि आप इसको बार बार ऐसी जगह पे ना ले जाएं जहाँ ब्रेक्स को बार बार यूज़ करना पड़े। और ब्रेक कहाँ यूज़ करनी पड़ती है? जो
हाई आरपीएम पे इसको चलाते हैं, जो हाई पिकअप उठाते हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं। मतलब कई कंजस्टेड एरियाज़ में अननेसेसरली उसको हाई स्पीड से चलाएंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर ब्रेक चलाएंगे लगाएंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके ब्रेक के ड्रम जो है वो आपका घिस रहा है। ब्रेक शूज़ तो घिस ही रहे हैं। तो इस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस कराएं। मैंने कंपनी के बारे में भी बता दिया है, अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर दिया है। और लास्ट में मैं ये भी बता दूं, मैं कंपनी कौन सी यूज़ करता था। एसके के आते थे, ज़्यादातर वो उसी के ही लगाता था और ठीक चलता था, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, कुछ लोगों को ब्रेक लगाने का भी तजुर्बा कम होता है। मुझे नहीं पता कि जो पहले से ही चला रहे हैं उनको अच्छा अनुभव है, या जो नए सीखते हैं इस बाइक को उनको पता है या नहीं पता। तो मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। कभी भी RX 100 में ब्रेक लगानी हो ना, तो सबसे पहले इसकी हैंड ब्रेक अप्लाई करो। अगर आपने फुटरेस्ट वाली ब्रेक अप्लाई कर दी और वो भी इंस्टेंटली, तो आप ऐसे फिसलोगे जैसे केले के छिलके के ऊपर कोई फिसलता है। आप ये मत सोचना ये बाइक है सीधी चलेगी, ये पूरा पहिया आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तब रुकेगी गाड़ी और पूरी व्हील बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी और खुद अलग गिरोगे। कभी भी ये गलती मत करना। इसकी 80% जो ब्रेक है वो आगे की बिल्कुल ओके होनी चाहिए, पीछे की भले ही 20% ही हो। वैसे तो 100% दोनों सही होनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी जो ब्रेक आगे की होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब कई लोग मैंने देखा है, अब मैं अपना ही कुछ बता रहा हूँ एग्जांपल। कोई बहुत साल पहले एक मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, उसके पास RX 100 ही थी, वो थोड़ा हेल्दी ज़्यादा था। मैं एक बार उसके पीछे बैठा, तो जब वो ब्रेक लगा रहा था वो बार बार खड़ा हो रहा था। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है कि भाई वो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा आगे की ब्रेक नहीं लगाते? ब्रेक ही नहीं है आगे की, कम है। मैंने कहा भैया इसके पीछे तो बैठना बहुत खतरा है। तो बाद में मेरे ब्रदर ने बताया कि उसके 1-2 बारी हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं RX 100 से, हड्डी टूट गई है हाथ की। मैंने कहा कैसे? कह रहा वो ब्रेकें इस तरह से लगाता होगा, और वो जो है करता क्या था। मैंने कहा पीछे की ब्रेक नहीं लग रही तो क्या करोगे? कह रहा मेरा वेट इतना, मैं उसके ऊपर खड़ा ही हो जाता हूँ। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है कि भाई उसके ऊपर खड़े ही हो जाओ। तो खड़े होने से क्या होगा, वो बाइक क्या रुक जाएगी? वो तुम्हें गियर ही देगी। तो वो सारे आंसर उसको मिल गए। तो ये गलती कभी मत करना। जो भी मैं एग्जांपल देता हूँ वो फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे दिमाग में जब आते हैं ना, तो वो उसने एक्सपीरियंस किए होते हैं तभी वो बताता है। तो हमेशा याद रहे कि इसकी जो फ्रंट ब्रेक है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं से भी जंग ना खाया हो। उस साइड से स्क्रू, इनमें ऑयल डलता है, ध्यान रखें ये जगहों पे, और यहाँ पे ग्रीसिंग डलती है। तो इस तरह से ब्रेक्स को अप्लाई करें। और कई लोग मुझसे शायद कमेंट में पूछ सकते हैं कि उनकी बाइक में फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक है। तो मैं ये कहूँगा कि डिस्क ब्रेक का मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी मैं ये जानता हूँ वो इससे थोड़ी बेटर है, लेकिन यामाहा RX 100 में वो लग के नहीं आई थी, इसलिए वो देसी जुगाड़ है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, और ना मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इतनी हाई स्पीड पे इसको ले जाएं कि आपको डिस्क ब्रेक लगानी पड़े। ये जो गाड़ियाँ हैं ये सिटी
के हिसाब से बनी है। आप सिटी में इससे ऊपर चला नहीं सकते हैं, और यदि आप उससे ऊपर चलाते भी हैं 80, 90 या इवन 100 तक भी चलाते हैं, तो ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे ट्रेन के ड्राइवर के लिए होता है। क्योंकि इसकी जो ब्रेक्स है ना, कम से कम 100 मीटर लगा देंगी आपको रोकने के लिए बाइक, जब आप इसको हाई स्पीड पे ले जाएंगे 100 प्लस पे। तो याद रहे कि इतनी हाई स्पीड चलाने के बाद ये ड्रम ब्रेक फेल हो जाएंगी। तो सिटी के अंदर आप 70-80 रखें अपनी स्पीड, और कोई हाईवे या कोई अच्छी साफ़ सुथरी सड़क है आपकी सिटी में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 से 100 चलाएं, इससे ऊपर ना चलाएं। क्योंकि यहाँ पे इंजन का कबाड़ा हो सकता है, कड़कड़ा के टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस जगह पे ना पहुँचे। और ना ही मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिनके पास 135 है वो 5 गियर्स की बाइक हैं, जिस तरह से ये 60 पे प्रॉपर चलती है 4 गियर पे, उसी प्रकार से वो 70 पे ठीक चल जाएगी। लेकिन उसको अब फालतू में ना दौड़ाएं। और अगर यदि दौड़ाते भी हैं तो ये देख लें कि आपकी बाइक की जो ग्रिप है ब्रेक्स की, और आने वाला ट्रैफिक जो सामने आपको सामना करना है उसका तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों में बैलेंस ना हो और दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तभी आप लॉन्ग राइड कर सकेंगे और इसके साथ अपना लंबा जीवन व्यतीत कर सकेंगे बढ़िया से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है ब्रेक्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज आ गई होगी, समझ आ गई होगी। मैंने ड्रम्स के बारे में बता दिया है, उसका ये भी बता दिया कि कितने mm पे घिसने पर उसको चेंज कर देना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है। बाइक अगर इमरजेंसी में आपको ब्रेक कम दे रही है तो कैसे उसको लेके जाना है, और कितनी सर्विस पे उसको आपको चेक करवाना है। तो ये सारी बातें इन सब में इंक्लूड होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सोच रहा था कि आपको इस बाइक के विषय में एक बात और बताऊं या ना बताऊं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसने मेरा पूरी लाइफ में 5 बार लाइफ के अंदर मेरे को मुसीबत से बचाया है। वो फैक्ट्स मेरे दिमाग में घूमते हैं तो आज मैं सोचने लग जाता हूँ कि ये मोटरसाइकिल है तो एक लोहे की वस्तु, लेकिन कुछ तो इसमें था कि ये मेरे को उन जगहों से बचा के लाई है। तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि वो फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँ। कई ऐसी चीज़ें थी जो अब नॉर्मल थी, जो मैं सोच सकता ही नहीं कि ये ऐसे होके भी आदमी बच सकता है, या कई जगहों पे ऐसे व्यक्ति मेरे को मिल गए जो मेरे ही फेवर में रहे। तो ये सब बातें उन बातों का अंश है। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक ने मेरे को लाइफ में कैसे साथ दिया है। तो खैर एनीवे, ये लकी वन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ या किसी भी विषय में कोई वीडियो के बारे में पूछना हो कि बनाना है, या आपका टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि आपके टॉपिक को मैं अपने वीडियो में ही डिस्कस कर दूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब कई लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसमें कि एक तो बहुत बड़ी सरदर्दी मेरे लिए ये हो चुकी है कि मैं हिंदी में बनाऊं वीडियो या इंग्लिश में बनाऊं। उसकी भी लगता है मुझे पोलिंग ही करानी पड़ेगी। हिंदी में बनाता हूं तो इंग्लिश वाले कहते हैं कि भाई इंग्लिश में भी बना दो, हिंदी में बनाता हूं
सॉरी इंग्लिश में बनाता हूँ तो इंग्लिश वाले कहते हैं कि भाई हिंदी में बना दो। तो इन सब के ऊपर भी मुझे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बनाने वाला एक ही हूँ। बाकी कोई सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मैं निकाल के दूंगा, और इस विषय के ऊपर मैं अपने कुछ तर्क भी दूंगा कि क्यों ऐसी समस्या आ रही है। ज़रूर सुनिएगा। और इस वीडियो में अब इतना ही। आप अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।